I used to admit in hospitals for 10 days, 15 days मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती थी आईसीयू में। 22 आवर्स कंटिन्यूस एक कॉल पे बैठा रहा था। डेटा सेंटर में हमारे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। रैकेट को ना पटक के मारो, इतना गुस्सा आता है। आज हम डिकोड करेंगे कि 15 साल तक नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करने का असली बर्नआउट क्या होता है, और वो ब्रेकिंग पॉइंट कब आया जब एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बचाने के लिए एक टेबल टेनिस का रैकेट उठाना पड़ा, और आज वो नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर बन चुके हैं। तो नीरज जी, आप पहले ही बताइए, आप आईटी में काम करते हैं, आपको कितने साल हो गए आईटी में? बीइंग अराउंड 20 इयर्स। प्रोफाइल क्या है आपकी वैसे? नेटवर्क सिक्योरिटी का हमारा प्रोफाइल है। नेटवर्क सिक्योरिटी। हाँ। तो आप आइसोलेटेड बैठे हैं तो ज़्यादा लोग बात तो नहीं करते होंगे नॉर्मली आपसे आके? तो नहीं ऐसा नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। मैंने इनिशियली स्टार्ट करा था नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो जैसा आप बोल रहे हो ऐसे ही रहता था, बट अभी क्या है कि इतना कुछ आ चुका है, इतने अटैक्स एंड एवरीथिंग, तो इतना कुछ होने लगा है, इतना ब्रॉड हो चुका है, अटैक सरफेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उस वजह से अब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया। सिर्फ एक स्पेसिफिक रोल नहीं, अब ब्रॉडन हो चुका है उसका रोल नेटवर्क सिक्योरिटी का। आई गेस एआई भी काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है अटैक्स करने में या टेस्ट करने में, सारी चीज़ें। करेक्ट। अभी एआई को काफ़ी कंपनीज ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो शॉक सेंटर्स हैं इनके, उसमें जो भी एनालिसिस करनी है वो सब के लिए उन्होंने एआई एजेंट्स लगाने शुरू कर दिए। तो नीरज जी, एक बात ये बताइए, आप स्टार्टिंग से ही नेटवर्क सिक्योरिटी में थे? क्योंकि मैंने जैसे अपने दोस्तों से भी अभी सुना है कि सिक्योरिटी फील्ड में जाना काफ़ी टफ होता है, मतलब बिगनर्स को ऐसा नहीं रहते। तो अब भी बात सच है या फिर मतलब आपने कैसे एंट्री ली थी सिक्योरिटी में? जब मैंने ली थी तब तो बिल्कुल ही नहीं लेते थे, तो फिर भी डायरेक्ट आपकी ओपनिंग मिल जाएगी नेटवर्क सिक्योरिटी में। उस टाइम पहले आपको नेटवर्क का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, देन ओनली यू कैन गो फॉर ए नेटवर्क सिक्योरिटी। मैंने पहले नेटवर्क में काम किया काफ़ी टाइम, लैन वैन सब पे काम किया, उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी में गया। मतलब ओवरऑल सेटअप मेरे पास था, डेटा सेंटर था मेरे पास, उसका नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी मुझे ही देखनी होती थी। बट उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी में फिर हमारा जर्नी तब से अच्छी चली। काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में भी। हाँ, टाइम के टाइम चेंज हो टाइम टू गई। टाइम तो चेंज होता है। अगर मैं आज के टाइम में सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहूँ तो मुझे बेसिक स्किल सेट क्या सीखने चाहिए, मतलब एंटर करने के लिए फील्ड? अगर आप सर्टिफिकेट या वेंडर स्पेसिफिक कोई सा सर्टिफिकेट आप करते हो वो आप कर सकते हो, उसके थ्रू आप उसमें एंट्री कर सकते हो। या दूसरा एआई से रिलेटेड भी सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट आने हाँ, हाँ, शुरू AI से तो आप related अगर डायरेक्टली उधर ही जाना चाहते हो तो वो ज़्यादा अच्छा फील्ड है कि बिसाइड कि आप इतना लंबा पाथ फॉलो करके आगे जाओगे, फ्यूचर आपका एआई का ही है, तो बिसाइड कि आप डायरेक्टली एआई वाला सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी वाला कोई सा एक सर्टिफिकेट। विनीता जी, आप बताइए, आपने कहा था आपका बिजनेस है, मतलब बिजनेस था, आप जो आपने रन करा था काफ़ी टाइम तक। आयुष एक्चुअली मेरा स्पोर्ट्स का बिजनेस था, और वो हमने 10 ईयर्स रन किया। हम दोनों ही मैनेज करते थे उसको। जब इनको भी कभी सैटरडे संडे अपने ऑफिस से टाइम मिलता था तो ये भी बैठते थे, मैं भी बैठती थी। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम थी तो ये था कि घर भी देखना होता था, तो हम दोनों मिलके आराम से मैनेज कर रहे थे। बट कोविड 2021 में जो कोविड आया था उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़ हमें काफ़ी हो गए थे, दोनों को कोविड हो गया था हमें। तो उस टाइम हेल्थ इश्यूज़ इतने थे कि डेट आई यूज़ टू एडमिट इन हॉस्पिटल्स फॉर 10 डेज़, 15 डेज़ मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती थी आईसीयू में। तो ये मेरी पूरी केयर करते थे उस टाइम पे। इवन बिज़नेस भी देखते थे उस टाइम पे, ऑफिस भी देखते थे, अपना बच्चे भी देखते थे, बच्चे भी छोटे थे। तो बहुत वर्स्ट फेज़ था वो हमारी लाइफ का। तो एंड फॉर 1.5 ईयर आई वाज़ ऑन बेड रेस्ट। तो यही मुझे पूरा मेडिकेशन सब कुछ, बहुत प्रॉब्लम्स थी हमारी उसमें लाइफ में। तो विनीता जी, आपने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट कैसे करा? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पर्टिकुलर मूवमेंट था या मतलब बचपन से आपको शौक था जो अब आपके पूरा हुआ कुछ? बचपन से शौक था, हाँ, बहुत शौक था मुझे खेलने का। एंड मैं बैडमिंटन खेलती थी, इवन आई वाज़ अ गुड एथलीट। मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी इंटर स्कूल में, हमेशा मेरे पास चैम्पियनशिप की ट्रॉफ़ी आती थी हर चीज़ में। बट अभी जो खेलना स्टार्ट किया, डेट वाज़ नॉट माई पैशन, नॉट माई हॉबी। अभी क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था 2021 में हमारा कोविड हुआ, तो उस टाइम हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो हमें डॉक्टर्स ने मुझे प्रेस्क्राइब किया कि आपको कुछ ऐसा करना है कि आपकी बॉडी में रिफ्लेक्शंस आपके कुछ अच्छे इम्प्रूव हों, कि आपको जो वर्टिगो वाली प्रॉब्लम है मेन वही कॉज़ हो सकता है। बट मतलब डेफ़िनेटली ऐसा कुछ डायग्नोस नहीं हो पाया था मेरे लिए। तो हमने कहा जब सब कुछ करके देख लिया, हमने हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम है, तो बेटा मेरा टेबल टेनिस खेलता था। तो ही जस्ट स्टार्टेड 2-3 मंथ्स
बैक उसने भी स्टार्ट किया था। तो हमारे दिमाग में आई कि मैंने चलो ये भी करते हैं, एक दो ने प्रेस्क्राइब किया कि ऐसे बैडमिंटन खेलो, ये खेलो। एक इनके एक फ्रेंड थे, वो बैडमिंटन खेलते थे, उनको सेम ऐसी ही प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा चलो हम टेबल टेनिस खेल के देखते हैं। तो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग टेबल टेनिस, और खेलते खेलते नाउ इट्स माय पैशन आल्सो, एंड नाउ आई एम प्लेइंग नेशनल। तो बट नीरज जी आपका कैसे स्टार्ट हुआ? विनीता जी ने तो बता दिया, आपने कैसे स्टार्ट करा? बच्चों की वजह से स्टार्ट करा आपने? मैंने इन बच्चों को देख के स्टार्ट करा। पहले मेरी डॉटर खेलती थी, उसके बाद अर्नब ने स्टार्ट करा, उसके बाद वाइफ ने स्टार्ट करा। मैं सबसे लास्ट में स्टार्ट करने वाला बंदा था। मैंने सब खेल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? मैं भी इन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं बोर होता हूँ घर पे। आज मुझे नई रबड़ ला दो, आज नई पिलाई दे दो खेलने के लिए, आज ये कर दो। अब मैंने कहा मैं घर बैठा हूँ तो मैं बेटर है मैं भी खेलना शुरू करता हूँ। मैं भी चलूँ तो साथ में। हाँ, मैं भी इनके साथ। फिर मैंने भी स्टार्ट करा खेलना। बीइंग मतलब मेरी नाइट शिफ्ट होती है, एनी शिफ्ट होती है, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो वीकेंड में हमें टाइम मिल पाता था, तो वीकेंड में हमने स्टार्ट करा, वीकेंड में खेल पाते थे। बट ये है कि अकेडमी अच्छी है, कोचेज़ अच्छे जी। हैं, और बेटर मेरे लिए अच्छा रहा कि ये पहले शुरू कर दिया तो इनको काफ़ी चीज़ें पता चल गई, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम एंड साइकोलॉजी। एंड बच्चे भी खेलते हैं, उनको भी टेक्निकल अच्छा नॉलेज है, तो उसका एडवांटेज मुझे मिल गया। तो तीनों का एक्सपीरियंस का आपको advantage घर में मुझे सारी चीजें पता चल गई कैसे खेलना है। कि कैसे खेलना है, कैसे करना है, हाँ। इसके बाद इसके क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है। तो अच्छा। वो मुझे एडवांटेज रहा। कौन सी रबड़ लगानी है, कौन सी कैसे रबड़ खेलना लगानी है। है। वो मुझे नहीं हमारा रहा। अब लास्ट ईयर हमने नेशनल भी खेला, मेरे को लगभग 1 साल से कुछ ही टाइम ऊपर हुआ है, तो नेशनल खेले। वाइफ भी खेल रहे हैं स्टेट नेशनल, ये भी साथ ही मेरे साथ ही गए थे, हम दोनों साथ ही गए थे नेशनल, पुणे नेशनल। दोनों की कंपनी भी अच्छी रहती है, घूमना मिल जाता है, और क्या चाहिए। वैसे तो जा नहीं पाते हम लोग। बट आपको टाइम कैसे मिला? आपकी कॉर्पोरेट जॉब भी है और आप जैसे बता रहे नेशनल भी खेलते हो, तो आपको दोनों बैलेंस करने का टाइम कैसे मिला आपको? बहुत टफ है। बीइंग रीज़न कि मेरे को नाइट शिफ्ट होती है, हाँ। तो मॉर्निंग में उठना इट्स टफ जॉब। वीकेंड में टाइम मिल पाता है, कभी वीकडे में आप उठ भी गए, चले भी गए, तो काइंड ऑफ स्लीपिंग, खेलते खेलते आप सो भी रहे हो, तो टाइम तो निकालना पड़ता है। यू नीड टू मैनेज। अगर आपको करना है तो आपको मैनेज करना करने पड़ेगा। वाले तो कर ही लेते हैं, सही बात है। डिसाइड कि आप मोबाइल देखो सही बात। सैटरडे संडे, डिसाइड आप कहीं जाके कुछ खेलो, एटलीस्ट स्वेटिंग हो रही है, कुछ भी नहीं भी आप कुछ मेडल कहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट फिजिकली थोड़ा सा आपको मिला है। एंड द बिग थिंग कि नाइट में मेरे ख्याल से आई थिंक 2:30 3 o'clock सोते हैं, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 फिर वेकअप, और ये 7 o'clock अकेडमी पहुंच जाते हैं। जो टीटी गेम है ना, ये दिखता है कि बड़ा इजी गेम है, यू नो, जब आप बाहर से देखोगे इट लुक्स लाइक बहुत इजी गेम, छोटी सी बॉल है, आप आराम से। आई विल से इट्स द टफेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड, कि कोई सा भी है, इतनी वैराइटीज़ हैं उसमें, इतनी सारी चीज़ें हैं, और फिजिकल भी काफ़ी है। तो अगर आप खेलना शुरू करोगे तो ये नो कि आपके, मेरे को टेनिस एल्बो हो गई इस कर खेल के, तो मुझे लग रहा था बड़ा इजी सा गेम, कुछ होगा ही नहीं, फिजिकल कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बट बहुत है, काफ़ी कुछ है। आपको इतने साल हो गए नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करते करते, पहले तो अभी होता नेटवर्क सिक्योरिटी में आपका स्टार्टिंग से जाने का था ही, मतलब फिक्स था कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, या फिर आप बस तुक्के से चले गए, मतलब गए और आपको ये फील्ड मिल गया, जैसे मैंने आपको जॉब असाइन ये कर दी तो आप यही करने लग गए? इंजीनियरिंग के बाद जॉब स्टार्ट करी तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्वाइन करी थी। मैं दिल्ली आया था फर्स्ट टाइम, 5-6 मंथ में रहा था, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, तो मुझे जॉब छोड़ के जाना पड़ा। फिर मैं आईटी रुड़की में एक अप्रेंटिस प्रोग्राम था, तो वहाँ चला गया, 1 साल मैंने वहाँ पे करा। उसके बाद मैं फिर मोहाली चला गया, मोहाली में मेरे को नेटवर्क में जॉब मिली। तो नेटवर्क में मेरे को ठीक ठाक इंटरेस्ट था, बट मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी हमें एक लेवल अप दिखता था, तो हमें उधर की तरफ लगने लगा कि हमें नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहिए। सिक्योरिटी टर्म ऐड हो, हाँ, सिक्योरिटी में। तो उसमें फिर हमने सर्टिफिकेशन करे, पढ़ाई करी, और अपना नेटवर्क सिक्योरिटी में हम लोग चले गए, और नेटवर्क सिक्योरिटी चेंज होती चली गई, हम भी थोड़ा थोड़ा तेज होते चले गए। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब ये फील्ड थोड़ा टफ है और इसमें मेरा बर्नआउट हो रहा हो? जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंटिन्यूसली काम रहता है लोगों को, टेस्टिंग में कंटिन्यूसली काम रहता है, बहुत सारे अलग फील्ड में भी आईटी के कंटिन्यूसली हर रोज़ का काम रहता है अलग अलग। तो सिक्योरिटी में भी क्या हर रोज़ काम रहता है, या मतलब हर रोज़ तो नई चीज़ नहीं आती होगी सिक्योरिटी में? आई गेस वंस इन अ वाइल हो गया, या क्वार्टरली कुछ ऐसा हो गया, नया बग आया है, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको पैच करना पड़ा या अपडेट करना पड़ा, तो हर रोज़ ऐसा आपको कभी लगा कि बर्नआउट हो रहा है इस फील्ड में आके? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जब नेटवर्क सिक्योरिटी में इनिशियली जॉब स्टार्ट होती तो सिर्फ बोलते थे नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब फायरवॉल, और आज की डेट में इतनी सारी नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर इतने सारे डोमेन्स आ चुके हैं
और इतने अटैक्स होने लगे हैं बहुत, जितने मतलब जितनी आप सिक्योरिटी लगाओगे उतने ज़्यादा अटैक्स होंगे, इससे नॉर्मल। तो उतने हो चुके हैं, बट उसमें आता रहता है कुछ ना कुछ काम। मैं खुद ऑपरेशन में हूँ तो मेरा कुछ नहीं फिक्स कि 5 to 2:30 मेरी जॉब है। 2:30 के बाद भी अगर कुछ प्रायोरिटी पे कुछ बग आ गया या कुछ फायरवॉल में कुछ ब्रीच दिखा या हमें कुछ फायरवॉल में दिखा या कहीं और कुछ दिखा किसी डोमेन में, तो हमें जाना ही होता है, हमें काम करना होता है। वो 7-8 घंटे का फिक्स, 9 घंटे का फिक्स नहीं होता है। उसके बाद भी काम करना, वीकेंड पे भी आ गया, वीकेंड में भी काम करना पड़ता है। तो 24/7 जॉब ही है आपकी, हाँ, कहीं भी तो कुछ आ गया तो आपको अटेंड तो करना ही हमें करना ही पड़ेगा। उसमें वैसा कुछ नहीं है, ऑपरेशन में हमें करना पड़ेगा। अच्छा। प्रोजेक्ट्स अलग हैं, प्रोजेक्ट्स में उन्होंने करे या प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट्स में काम आता है हमारे पास, हम करते हैं, डिलीवर करके अलग हो जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ चलता है। लेकिन जब वो काम आता है, वो काम आता भी इतना खतरनाक है इन लोगों का कि 2-2 दिन कॉल पे ही बैठे रहते हैं ये। अच्छा, हाँ, नहीं सही कह रहे हो, पहले फिगर आई डू आउट करना है रिमेंबर, आपको। मैं 22 आवर्स कंटिन्यूस एक कॉल पे बैठा रहा था। डेटा सेंटर में हमारे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो 22 आवर्स कंटिन्यूस मेरे को बैठना पड़ा। फिर मेरे को जो क्लाइंट साइड में जो हमारे मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप किसी और को लेकर, मुझे आपको नहीं रखना, आप थोड़ा रेस्ट करो। और उससे भी एक बड़ी चीज़ है कॉर्पोरेट में कि जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है ना, उस टाइम पे आपको कम ज़रूर आता है। ऐसा बैड लग रहा है। स्पेशली बच्चों का बर्थडे हो या आपकी एनिवर्सरी हो या कोई फेस्टिवल हो घर में, तो आपका कॉल ज़रूर होती है और वो कॉल आपकी पूरे दिन चलती है फिर। बच्चे का बर्थडे है या कहीं कुछ जाना है, तो भी मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कहीं जाने का मथुरा का बनाया था हमने प्रोग्राम, हमारा सब कुछ सेट हो हाँ, गया। लास्ट मोमेंट 4 पे। बजे 3:30 या कुछ है, मेरे को कॉल आ गई, मुझे सुबह कैंसिल करना पड़ा, मुझे 4 बजे निकलने का था। ऐसा मतलब कई बार हमारे साथ हो चुका है। तो ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है हमारे ऐसा साथ मतलब कि हमें कई बार प्रोग्राम हमारे कैंसिल साथ करने हो चुका है। पड़ते हैं। तो नीरज जी, जैसे अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ सिक्योरिटी फील्ड में जाने के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई या साइबर सिक्योरिटी हो गई, एक बिगनर लेवल पे मैं कितना पे स्केल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मिड लेवल तक जाते जाते कितना हो जाता है और सीनियर लेवल पे कितना हो जाता है? थोड़ा सा ये रेंज बता दो मेरे को। और इंडिया में अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की ज़्यादा, या फॉरेन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा इस फील्ड पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं? तक पे स्केल की बात आई थिंक तो कंपनी टू कंपनी काफ़ी डिपेंड करता है, बट इनिशियली 2.5-3 लाख 3-4 लैक्स के आसपास इनिशियल पैकेज भी। तो जैसे बेसिक सबका लगता है वही वाला। हाँ, वो सबका जो है उसी में है। हाँ। मेन है फिर आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, यू विल कम टू नो दैट कि अच्छा मुझे इस चीज़ में जाना है, इस चीज़ में। मिडिल और हाई लेवल की है कि उसमें आपका एक्सपर्टीज़ पर डिपेंड करता है अच्छा। कि आप किस लेवल तक आपने कोई सा वेंडर सर्टिफिकेट करा, किस लेवल का वेंडर सर्टिफिकेट करा, आपने बिगिनर लेवल का करा, इंटरमीडिएट करा या एक्सपर्ट लेवल का करा, काउंट होता है। प्लस आपकी स्किल, अपनी स्किल आपकी कितनी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से बाहर की कंपनीज ध्यान देती हैं, इंडिया में बहुत है। और मोस्टली एज ए जो सपोर्ट मॉडल, जैसे यूएस के प्रोजेक्ट्स हैं, बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया में आते हैं और भी कंट्रीज़ में जाते हैं, बट इंडिया में बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, अगर आपको मतलब किसी का मोटिव है कि नहीं उसको बाहर ही जाके काम करना है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको सिर्फ ये करना है कि मुझे जॉब करनी है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी सफिशेंट है इंडिया के अंदर। दिल्ली एनसीआर में नहीं जाओगे, आप साउथ में चले जाओगे, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आप कुछ और कंपनीज अभी मैंने रिसेंटली सुना कि हिमाचल और उत्तराखंड उधर की साइड भी कुछ प्लान कर रहे हैं डेटा सेंटर्स का। अच्छा अच्छा। तो बेसिक आपके मतलब से ये होगा कि जिस लेवल पे आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो, उसी लेवल से आप अपना पे स्केल भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितना आपका टफ सर्टिफिकेशन होगा, आपके फील्ड में सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। और सर्टिफिकेशन से आप मेरे को ये भी बताओ, जैसे हैकिंग और क्रैकिंग, ये भी आपके फील्ड में आता है सिक्योरिटी में? एथिकल हैकिंग आती है, तो एथिकल हैकिंग में आपको जाना है तो आप सर्टिफिकेट करो, फिर आप एज ए एथिकल हैकर किसी भी कंपनी में जाके आप बोलोगे कि ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी हायर करते हैं कि अब जाके मैं आपका नेटवर्क को हैक कर सकता हूँ। वो पेड होती हैं, वो पेड मिलते हैं, आप उनको दोगे कि ये चीज़ की कमी है, आप इसको जाकर ठीक करिए। अच्छा, एथिकल हैकिंग के नाम से आती है, रेड हैट, वाइट हैट, ये सारे उसमें आते हैं। उसी के सर्टिफिकेट आते हैं, आप वो करो, आप थोड़ा पढ़ो उसका, जाके एग्ज़ाम क्लियर करो। सेंटर्स में एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाता है, तो जाके कर लो ऑनलाइन, अपने लैपटॉप से करना, आप लैपटॉप से करो, सेंटर में जाके देना, सेंटर में जाके। तो इसके लिए भी मेरे को कोई स्किल सेट चाहिए, या फिर जो पढ़ाते हैं उसी में सब कुछ कवर? उसी में सब कुछ कवर है। उसके सारे डोमेन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जितने उसमें डोमेन्स आते हैं वो सारे आपको डोमेन्स पढ़ने पड़ेंगे, उनकी नॉलेज बनानी पड़ेगी, फिर आप मतलब अगर मेरे को पहले से कुछ नहीं भी आता है और मैं सर्टिफिकेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उसकी जो पढ़ाई होगी उसमें पढ़ते पढ़ते मेरे को ऑलरेडी सब आ चुका होगा सर्टिफिकेशन के टाइम। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आपको पहले बहुत कुछ आना चाहिए।
आज की डेट में ऐसा है कि आप खुद ही लर्न करना शुरू करो, ऑनलाइन मटेरियल इतना है कि आप खुद ही पढ़ना शुरू करो, आप एक पर्टिकुलर लेवल पे तो खुद ही चले जाओगे, फिर आप कोचिंग कर लो जाके, तो इजीली आपका जल्दी टाइम में वो कवर अप हो जाएगा। आप करते करते पढ़ते पढ़ते कर सकते हो चीज़ें आज। करेक्ट। आप दोनों ने ही टेबल टेनिस स्टार्ट कर दिया, अब आप नेशनल खेल रहे हो दोनों, तो मतलब इसमें भी एक्सपेंस तो आता होगा ना कुछ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत कहना नहीं चाहिए बट सस्ता गेम तो नहीं होगा, एक्सपेंस तो इसमें भी आते होंगे। थोड़ा सा एक्सपेंस बता ना कितने, मतलब लोगों को जैसे पता नहीं होंगे, लोगों को लगता होगा कि एक रैकेट ही तो चाहिए, रैकेट तो मैं जाके 100 रुपये का ले लूँ जाके वहाँ से, ज़्यादा ज़्यादा 1000 रुपये का ले लूँ जाके, तो थोड़ा सा वो पार्ट कवर करो, दो लोगों को पता नहीं है। 100 रुपए के रैकेट से ना एक्चुअली खेला नहीं जाता है। ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मेरा भी जैसे स्पोर्ट्स का बिजनेस था, लेते हैं 100 रुपए का रैकेट, बट उससे आप खेल नहीं पाते हो। इफ़ यू आर प्लेइंग प्रोफेशनली, तो उसके लिए आपको, अगर मैं अपना ही रैकेट बताऊं तो मिनिमम 25,000 तो आपको चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली प्लाई की ही बात करें तो अबव 10,000 आती है आपको अच्छी प्लाई। जो हैंडल ब्लेड जो होता है, जो ब्लेड होता है, इसको ब्लेड बोलते हैं, तो वो उसकी कॉस्टिंग है आपको अबव 10,000 पड़ेगी। फिर आपकी रबर्स रही, आपको रबर कौन सी लगानी है दोनों उस पर, वो अलग होती हैं, 5-6,000 ऐसे करके आती है, डिपेंड करता है। इट गोज़ अप टू 15-20,000, मतलब ऐसे डिपेंड करता है कि आप कितने अपने वर्थ के हिसाब से आप कितना मैनेज कर सकते हो उसको। कि कुछ प्लेयर्स हैं उनके, हाँ, प्लस कोचिंग, आपके एक्सपेंसेस बहुत हैं आपके। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो उसका मंथली आपका वो बहुत है। प्लस जो बॉल्स आती हैं 3 स्टार बॉल से जिससे हम खेलते हैं, वो अपने आप में एक काफ़ी कॉस्टली बॉल है। वो आपकी, मतलब आई थिंक कभी कभी टूटनी होती है तो वो 1-2 दिन में टूट जाती है। इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर अ सिंगल बॉल, तो उसका भी नहीं पता चलता है। एंड यू नो डैट हम 4 लोग खेल रहे हैं, तो हमारा एक एक्सपेंस वही बहुत है चारों के लिए। तो हाँ, तो हमारी एक EMI समझ लीजिए आप उसको। हाँ, पढ़ूंगा मैं, अपना एक्सपेंसेस हॉस्पिटल्स में दूंगा, तो बेटर है कि मैं खेल रहा हूँ, उधर जो मेरा पैसा जा रहा है, एक गुड EMI मेरा जा रहा है, तो मैं उधर मैं हैप्पी हूँ कि मैं उधर कर। और एक सबसे अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ, अब हमारे यहाँ किसी का बर्थडे या कुछ ऐसे हमें सेलिब्रेट करना होता है जब, तो हमें जब गिफ्ट देना होता है, तो हमारे यहाँ एक चीज़ फिक्स है कि हमारे यहाँ TT के अलावा कोई और गिफ्ट नहीं जाता है। या तो मुझे शूज़ चाहिए, क्योंकि हमें शूज़ भी अलग चाहिए होते हैं उसके। हाँ, उसके नॉन मार्किंग शूज़ आते हैं, वो शूज़ भी अलग होते हैं आपके। अगर आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ लेने चलोगे, डेट विल, मतलब 5-6,000 से नीचे नहीं आते वो भी शूज़, तो वो भी आपको चाहिए। और हार्डली 6-7 मंथ्स चल पाते हैं वो, क्योंकि वो स्लिप होने लगते हैं फिर, क्यों आप, हाँ, तो उससे अच्छा, हड्डी तोड़वाने से अच्छा है कि फिर हमें वो भी चेंज करने पड़ते हैं। तो हमारे घर में यही होता है, जब भी किसी का कुछ बर्थडे या कुछ होता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ, इसको ये गिफ्ट कर देते हैं। तो वैसे भी मंथली कुछ ना कुछ चलता रहता है उसके एक्सपेंस की, अब इसका ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। क्योंकि रबर्स भी आप देखो तो, जैसे हम लोग तो चलो फिर भी मैनेज कर लेते हैं दोनों, बट बच्चों की क्या होता है कि 4 या 5 मंथ से ज़्यादा रबर नहीं चल पाती है। हाँ, मैक्सिमम बोल रही हूँ, मतलब कि आप 4-5 मंथ्स उसको डिले करते रहो, वो बात अलग है, बट उससे ज़्यादा फिर आपको वो चेंज करानी ही पड़ती है। मतलब ईयर्स में अगर आप उसकी दोनों रबर्स लो, तो 3 टाइम्स अ ईयर तो हमें चेंज करानी पड़ती है, वो है स्टेट लेवल पे, या फिर उसका जब नेशनल आता है तो चेंज करानी पड़ती है हमें। तो वो एक बहुत, मतलब कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है टेबल टेनिस में। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपीज़ का बैट ले लिया, एक 10-20 रुपीज़ की बॉल ले ली और आप खेलने पहुँच गए। दिखता इकोनॉमिक है गेम बहुत, उतना इकोनॉमिक है नहीं। जब आप एज ए प्रोफेशनल खेलोगे तो फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। अगर आप नॉन प्रोफेशनल हो फिर तो आप खेलते रहो, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर यू। बट अगर आप एज ए प्रोफेशनल खेल रहे हो, फिर आपको हर एक चीज़ पर ध्यान भी देना है, और आपका रैकेट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉल भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी, कोचिंग जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें फिटनेस भी है जो वो भी अच्छी होनी चाहिए। वो आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से फिर आपके वो स्ट्रोक्स नहीं जा पाते हैं। अगर आपके पास रैकेट अच्छा नहीं है, तो आप जो स्ट्रोक्स अपने मारना चाह रहे हो, वो स्ट्रोक्स ही नहीं जाएंगे आपके प्रॉपर। अगर रैकेट अच्छा नहीं होगा, आपका रैकेट अच्छा होगा तो वो आपके अकॉर्डिंग आपके स्ट्रोक्स जाएंगे। तो उस हिसाब से हाँ, ये भी था जो spin तभी जो आप खेलते कर हैं, पाओगे, तभी वो fast जो खेलते हैं, हाँ, correct। कि आप मिड लेवल के हो, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो, उस हिसाब से आपके रैकेट की प्लाई, ब्लेड जो होता है, और आपके रबर्स होते हैं, वो सब कुछ चेंज होता चला जाता है। तो जैसे आप ट्रेनिंग बता रहे हो, अगर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि चलो मैं भी इस पॉडकास्ट को देख के इंटरेस्ट आया, आप जो वो देख के कि अब आपने स्टार्ट करा आपकी जर्नी को देख के,
तो मैं अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ से ढूंढूं और मतलब कितनी फीस जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर मेरे को स्टार्ट ही करना है अभी? तो रफ आइडिया दे दो आप, एग्जैक्ट फीस मत बताना किसी पर। डिपेंड करता है आपको, मतलब जैसे अलग अलग सेशंस होते हैं कोचिंग के। सपोज कीजिए हम एक सेशन ले पाते हैं तो उसकी मिनिमम आप 4-5-6,000, मतलब 5,000 मिनिमम मान लीजिए, इससे कम नहीं है। और अगर आपको सेशंस अलग भी लेने हैं, सपोज कि किसी को इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो मॉर्निंग सेशन, इवनिंग से डिपेंड करता है कि आपको कितने सेशन चाहिए। वो आपको मल्टी बॉल्स कराते हैं, उसमें आपको प्रॉपर स्ट्रोक्स कैसे खेलना है, आपको बेसिक्स आपके क्या होने चाहिए। जैसे बॉल भी आपकी कितनी स्पिन हो रही है, आपको इस पर स्पिन खींचनी है या आपको इस पर फ्लैट मारना है या आपको अपना बैक हैंड कट रखना है या पुश रखना है, स्पिन रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ईजी लगता है देखने में कि हाँ आपको सिर्फ बॉल आई है, आपको बॉल को हिट करना है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक बॉल जज करनी पड़ती है, डेट वेदर इट्स अ पुश, इट्स अ काउंटर बॉल, अब इसमें स्पिन कितनी है, कैसी है, अगर स्पिन ज़्यादा है तो वो आपको कैसे उसको ब्लॉक करना है। बहुत सारी वैरायटी है उसमें, तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है मेरे ख्याल से टेबल टेनिस के। टेक्निकल चीज़ सिखाते हैं आपके सेशंस में? टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं। मेन है इस गेम में टेबल छोटी है तो टाइम कम है आपको रिएक्शन टाइम आपका काफ़ी कम तो है। आप कैसे कौन सी बॉल आ रही है, क्या हाँ। से आपको स्ट्रोक खेलना है, क्या करना है, तो उसके लिए कोच खड़े रहेंगे, वो बताते हैं कि हाँ ये वाली बॉल आ रही है, आपको इसके लिए रेडी रहना है, ये बॉल आ रही है, आपको इस चीज़ के लिए रेडी। मूवमेंट बहुत फास्ट, रिफ्लेक्शंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रिफ्लेक्शंस इंप्रूवमेंट वाला, वो बहुत फास्ट होने चाहिए आपके। कब बॉल इधर से इधर निकल जाती है आप लोगों को पता भी नहीं चलता है हम लोगों को बॉल यहाँ से शूंग ऐसे होता है। रिफ्लेक्शंस इंप्रूव है, आपको 10 चीज़ पता नहीं चलेंगी, आप इमीडिएटली कुछ चीज़ कर जाओगे। आप अगर नहीं होते तो आपको नहीं पता चलती, बट आप इमीडिएटली करा कुछ और आपने करके निकाल लिया। अनइंटेंशनली आपके मतलब बॉडी में ऐसा हो जाता है कि आप कर लेते हो आप ऐसी चीज़ें। तो जैसे आपके कोच होते हैं ये सारे भी नेशनल लेवल प्लेयर होते हैं या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं कि कौन कितने साल से खेल रहा है, कुछ उनकी भी कुछ मतलब सर्टिफिकेशन होता है या कैसे डिसाइड करा जाता है? को NIS सर्टिफिकेशन मिलता है इन लोगों को, ये इवन प्रॉपर कोचिंग मतलब लेके आते हैं उसमें, तो इन लोगों को सर्टिफिकेशन मिलता है। बहुत से इंटरनेशनल कोच भी हैं, जैसे हमारी ही कोच हैं, तो शी इज़ मतलब जिनकी पैरा ओलंपिक्स खेल के आए थे जिनके बारे में था। राइट, हाँ वो पैरा ओलंपिक भी खुद भी खेल के आई हैं, वो एज ए कोच भी जाती हैं उसमें। शी इज़ अ गुड प्लेयर, तो वही हम लोगों को सिखाती है, कोचिंग देती हैं। शी इज़ निकिता मैम, तो बहुत अच्छी हैं। हमारी इंडिया की एशियन गेम्स में खेलने के लिए उसमें चैंपियनशिप में उसमें निकिता मैम ने ही एज ए कोच गए थे। अच्छा, हाँ, और अच्छे मेडल मिले हैं। तो आपको कब लगता है कि आपको एकेडमी कब स्विच करनी चाहिए? मतलब जैसे आपने बताया कि आपने फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए कोई और एकेडमी ली थी और अभी आप किसी और में ट्रेनिंग करते हो, तो मतलब वो पॉइंट कब आता है जब आपको लगता है कि हाँ मुझे अब स्विच कर लेनी चाहिए या फिर आई शुड लुक फॉर अ मच मोर बेटर एकेडमी और कोचिंग प्रोफेशनल्स को भी? खुद ही महसूस होना शुरू हो जाता है कि ठीक है आप इस लेवल तक आ चुके हैं, अब आपके जो बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बेटर की है, उसको और ऊपर लेवल पे खेलना है। या जैसे बच्चों का लेवल चेंज होता है, जब अंडर 11 खेलते हैं, 13-15 खेलते हैं, तो उनकी अलग अलग मतलब बॉल की स्पीड वो सब कुछ आप टेक्निकली काउंट करोगे, तो उसके हिसाब से फिर आपको जज करना होता है कि हाँ ठीक है अभी मुझे नेक्स्ट लेवल पे इसको और अच्छा खेलना और अच्छी कोचिंग जाएगा, तो जिससे कि इसको जो लेवल ये चलता चला आ रहा है उससे बढ़ा एक अप लेवल ऊपर एक्सपोजर बढ़ना चाहिए बच्चे का, थोड़ा ट्रेनिंग उस हिसाब से और हार्ड। ट्रेनिंग नो डाउट अच्छी थी, बट उस हिसाब से फिर आपको मतलब कॉम्पिटिटर्स मिलने चाहिए अपने साथ प्रैक्टिस करने के। कि अब मेरे को भी नया सीखने को नहीं मिल रहा है, मेरा कुछ और सीखना चाहिए और मेरे को यहाँ मैंने सब सीख यहाँ तो मैं सबको बीट कर पा रहा हूँ, यहाँ मैंने सब सीख तो लिया। हाँ। बाद आप थोड़ा टेक्निकल चीज़ें भी कवर करते हैं इस गेम के बारे में, जैसे आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है या आपको स्पॉन्सरशिप कोई देता है या नहीं देता, या फिर अगर चलो स्पॉन्सरशिप बाद की बात हो गई, और अगर मेरे को खेलना स्टार्ट ही करना है तो मेरे को कहाँ मतलब अप्लाई कैसे करना चाहिए? अगर मेरे को लीग्स में खेलना है, स्टेट खेलना है, मेरे को नेशनल खेलना है, तो अलग कौन कौन से लेवल होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इस चीज़ को गवर्न करती है, और मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ एज अ प्लेयर? तो वेटरन्स में आपको मान लीजिए दिल्ली स्टेट खेलना है तो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे। DSTTA की उनकी अपनी साइट है, ऑनलाइन जाके सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन जाके अपना डिटेल्स वहाँ भर देंगे।
उसके लिए फिर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो जाओगे। आप 40 प्लस खेलोगे, 45 प्लस खेलोगे, डिफरेंट कैटेगरी से 50 प्लस 5 इयर्स के गैप में अच्छा उसी 5 इयर्स के गैप पे 5 हैं। इयर्स के गैप में तो आप स्टेट में खेलोगे, स्टेट में आपका जो भी रहेगा फिर आप नेशनल के लिए जब भी एलिजिबल हो जाएंगे अच्छा अच्छा तो ये नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी स्टेट दिल्ली स्टेट से भेज रहे हैं। हाँ, अच्छा, दिल्ली स्टेट से हैं ये मोस्टली वही होता है, टीम्स जो जाती है बन के, वो जो रैंक प्लेयर्स होते हैं आपके टॉप 8 या टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं, वो एज अ टीम में जाते हैं। हाँ, वैसे आप खेल सकते हो, अगर रैंकिंग में भी नहीं हो तो आप अपना इंडिविजुअल इवेंट खेल सकते हो वहाँ पे। आई गेस हाँ। ट्रायल लेके देखते होंगे पहले, कोई मतलब इस लायक भी है खेलने के लिए? नहीं, स्टेट रैंकिंग्स बनती है। नंबर ऑफ मान लीजिए 40 प्लस कैटेगरी में हमारे 10 प्लेयर्स आएंगे खेलने। जैसे रूल है मैक्स 2 टीम्स से भेज सकते हैं, तो 2 टीम्स आएंगी हमारी खेलने के लिए, इंडिविजुअल में ये लोग आएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, स्टेट एसोसिएशन को बताना होता है कि हाँ हमें खेलने जाना है। तो फीस है जो उनकी जो फीस लगती है वो सब चार्जेस लग के हम जाते हैं फिर वहाँ कितने होता है थोड़ा बताओ? ये तो मतलब ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, हर किसी का सेम ही होता है, सेम ही होता है। टाइम रजिस्ट्रेशन 1000 होता है जो नेशनल का, स्टेट का अलग होता है, नेशनल का बता का आई थिंक 2500 पर टीम होता है। और इंडिविजुअल कैटेगरी इफ यू आर प्लेइंग तो मेरे ख्याल से 2500 और 3500 समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एंट्री फीस हो गई एक तो, हाँ, और एक रजिस्ट्रेशन हो गई। और उसमें भी आपका डिपेंड करता है, जैसे टीम इवेंट खेलोगे आप तो उसका अलग है, इंडिविजुअल इवेंट खेलना है उसका अलग है, डबल्स खेलना है उसका अलग है। हर चीज़ के इवेंट के डिपेंड करता है आप कितनी कैटेगरी खेल रहे हो आप। जैसे सपोज करो आई प्लेड 4 कैटेगरीज, तो उस 4 कैटेगरीज के आई थिंक मेरे ख्याल से टोटल आई हैव टू पे 8000 रुपीज़ मैंने शायद टोटल, हर कैटेगरी के अलग है। तो सिर्फ एंट्री ही कराने के आपको 7-8,000 यू हैव टू पे, और आने जाने के एक्सपेंसेस अलग हैं। उसके ऊपर तो आपकी एंट्री और वो चार्जेस हो गए, और उसके बाद क्या चार्जेस बता रहे थे? आपका आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया आपका, और आपका वहाँ पे स्टे वगैरह जो है वो तो सब कुछ अपना ही है उस पर। नहीं, नथिंग, सब अपना है। छूट है आपको, होटल्स के चार्जेस हैं, जितना ट्रांसपोर्ट का ये आपका अपने प्लेस से जाना था। हो सकता है नेक्स्ट ईयर दिल्ली पड़ जाए, उन बंदों को सबको आना पड़ेगा, तो इससे इंडिया में कहीं भी हो सकता है। अच्छा। बट ये अच्छा है कि इट्स अ वन टाइम। तो हम लोग के जो वेटरन्स नेशनल होता है वो वंस इन ईयर होता है, वो अच्छा, साल का एक ही होता है। जो बच्चों के होते हैं वो 5 होते हैं आई थिंक ना। हाँ, बट जैसे आपने बताया कि इतने सारे चार्जेस होते हैं जो आपको खुद पे करने पड़ रहे हैं, तो अगर कोई जैसे आप जीतता है, गोल्ड मेडल किसी का आता है, सिल्वर आता है, ब्रॉन्ज आता है, तो उसमें कुछ कैश प्राइज भी मिलता है? इट इज ऑल अबाउट मेडल्स दैट यू आर गेटिंग? इंडिविजुअल इवेंट में है आई थिंक 7-8,000 फॉर विनर, और उसका हाफ अमाउंट कर लो आप सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए, बस इतना ही अमाउंट होता है। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन और कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती है वेटरन्स के लिए स्पेसिफिकली, या टीटी में ही? नहीं, टीटी में स्पॉन्सरशिप होती है, फॉर बच्चों के लिए होती है। जैसे आपके तिबार हैं, बटरफ्लाई हैं, मतलब बहुत सारी फाउंडेशंस हैं या कंपनीज़ हैं जो स्पॉन्सर करती हैं। बट वेटरन्स के लिए आई थिंक मैंने तो कोई सुना नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट मतलब कुछ दिन पहले मैंने ही एक अप्रोच किया था स्टैक को, तो उन्होंने अभी तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिया नहीं है, और मैंने सुना भी नहीं है किसी को। तो ये अगर इफ दे आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट तो मेरी दे आल्सो नीड इट है। अगर नॉट अबाउट स्पेसिफिकली देम, अगर कोई भी अच्छा खेल रहा हो वेटरन में हो, बच्चों में कोई भी, इट शुड बी ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड देयर जेंडर। राइट। तो प्लीज डू इट, टेक द इनिशिएटिव। अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए, आई विल डू इट, एंड प्लीज लेट्स मेक इट हैपन। सो आई गेस बहुत सारे गेम आपके इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म के बारे में होते हैं, रेदर देन अबाउट मनी और समथिंग एल्स। तो आपने बताया कि जो भी जीतता भी है, इट इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट कि आपका ट्रैवल या बाकी सारी चीज़ें भी कवर हो जाए, बट यू गाइज आर प्लेइंग फॉर योरसेल्फ इन दिस गेम। और नॉट ओनली दिस गेम, बहुत सारे अलग भी गेम होते होंगे इंडिया में और बाहर भी। आई गेस बाहर का तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट इंडिया में आई गेस बहुत सारे ऐसे और भी गेम होते होंगे जो लोग अपने खुशी से खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं। आप दोनों मेरे को ये बताओ, आपने अपने बच्चों को टीटी ही खिलाने का स्पेसिफिकली क्यों डिसाइड करा? बहुत सारे और भी गेम है जो आप खिला सकते हो, बैडमिंटन हो गया या और भी आउटडोर गेम भी हुए जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है आई गेस, बट आपने स्पेसिफिकली टीटी ही क्यों डिसाइड करा? फर्स्ट थिंग थी कि मुझे बच्चों को गेम खिलाना था और मुझे फोकस ज़्यादा कंसंट्रेट करना था कि बच्चों का जो फोकस है वो ज़्यादा रहे। तो मुझे इसके लिए टीटी अच्छा लगता था, इनको बैडमिंटन अच्छा लगता था। हमारी लड़ाई भी हो गई थी। तो ये कहते थे टीटी क्या, छोटी सी बॉल है, उसमें सब ऐसे खड़े खड़े खेलते रहते हैं,
बैडमिंटन में एटलीस्ट थोड़ा भागेंगे तो उनको खिला दो। मुझे टीटी बिल्कुल पसंद नहीं था स्टार्टिंग से ही। मतलब मैं अपने स्कूल टाइम पे भी कभी टीटी नहीं खेली, हमारे टेबल खाली स्कूल में पड़ी होती थी, तो मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था टीटी में। तो मुझे आउटडोर गेम्स हमेशा से अच्छे लगते थे। बैडमिंटन में खेलती थी इंडोर, बट आउटडोर गेम ज़्यादा पसंद थे मुझे। मैं वैसे भी एथलीट थी तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब बेटी के लिए हुआ कि किस गेम में डाला जाए उसको, तो इन्होंने बोला टेबल टेनिस खिलाते हैं। मैंने कहा नहीं, टेबल टेनिस कोई गेम है क्या? और आज आप वो ही खेल रहे हो, दोनों वही खेल रहे हो। एंड टुडे वी आर प्लेइंग टेबल टेनिस। तो वही है। बट हाँ, मैंने कहा बैडमिंटन तो मतलब बेटी थोड़ा हेल्दी थी जब छोटी थी, तो उन्होंने कहा नहीं इसके लिए टीटी सही रहेगा, अभी खेलने दो फिर देखते हैं। मैंने कहा चलो जब आप नहीं मानते हो तो फिर टीटी खिला लेते हैं। वही हुआ। तो फिर अब टीटी ऐसा स्टार्ट हुआ कि हम चारों के चारों टीटी खेलने लगे। तो आप भी जैसे आप इस एज ग्रुप में आपने स्टार्ट करा, आई गेस बहुत सारी चीज़ें फिजिकली भी इफेक्ट करती होंगी, आपका बाउंडेशन या लिमिटेशन होती होंगी, आप बॉडी इतनी एक्टिवली काम नहीं करती होगी या इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हो या सप्लीमेंट्स, या फिर आपके एज ग्रुप में और कोई खेल रहा है आपने इससे ऐसा कोई मतलब सुना हो कि पर्टिकुलर डाइट सप्लीमेंट का, या फिर जैसे आपकी लाइफ रेगुलर चलती है नॉर्मल खाना पीना उस हिसाब से सब कुछ, या कोई एक्सरसाइज रूटीन कुछ ऐसा फॉलो करते हो आप? शुरू में मतलब जैसे मैंने स्टार्ट करा था 1 साल में 2 साल हो गए तो हमारे कभी कमर में दर्द हो गया, कहीं नी में पेन हो गया, कहीं हैंड में पेन, शोल्डर में पेन हो गया। तो वो क्योंकि हम थोड़ा टाइम में खेले नहीं थे कभी तो इतना ज़्यादा पेन होता था, क्योंकि हमें सब मसल्स यूज़ होनी शुरू हुई थी। अडैप्ट करने में बहुत टाइम लगा। कई दिन भी वो पड़े कमर पकड़े रहते थे। बट पर्टिकुलर हमारे लिए हम नहीं करते हैं। हम तो खूब मीठा भी खूब खाते हैं, जो भी हमें छोले भटूरे भी खाने हैं तब खा लेते हैं हम, कि खेलना खेलने में रखेंगे, खाने का खाने में रखेंगे। तो हाँ, हम बट नहीं follow स्ट्रेचिंग हम लोग प्रॉपर करते हैं, गेम से पहले और गेम के बाद में स्ट्रेच। हाँ, वार्म अप ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उससे थोड़ा सा आपके मसल्स। अब आप मेरे को ये बताओ, टेबल टेनिस पे भी बर्नआउट होता है आपका खेलते खेलते? फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कई बार? बहुत होता है। हमें तो इवन लगता है कि रैकेट को ना पटक के मारो, इतना गुस्सा आता है। बट क्या कि हम मैच्योर हैं कि पटक के मारेंगे, पैसे भी हमें खर्च बच्चे कर देते हैं, अकेडमीज में हम देखते हैं बच्चे कर देते हैं उस काम को भी, बट हम कंट्रोल कर लेते हैं। बट हाँ, समटाइम्स इट हर्ट्स वेरी मच, क्योंकि यही होता है कभी कभी हम जैसे लगता है कि नहीं यार ये वाला मैच हम इजीली निकाल सकते थे और नहीं निकाल पाते हैं उसको। तो हाँ लगता है, या फिर बाद में ना बहुत टाइम तक वही दिमाग में आपका घूमता रहता है, इवन नींद भी नहीं आती है। ये लगता है यार वो वाला मैच जीत सकते थे, क्यों नहीं जीते हैं। अटक जाती है वो चीज़ के ना। हाँ। जैसे आपको क्या लगता है कितना हर रोज डेडिकेटेडली आपको टाइम देना चाहिए अपना गेम इंप्रूव करने के लिए, या फिर आपके बच्चों को आप कितनी हर रोज या हर वीकली कितना टाइम मतलब खिलवाते हो या प्रैक्टिस करवाते हो इस चीज़ के लिए? मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3-4 आवर्स देने चाहिए डेली। ये मिनिमम बता रहा हूँ। हाँ। इतना ही हम लोग बच्चों को दे पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी है, स्कूल भी है, सभी कुछ है, तो उतना बट देना चाहिए एटलीस्ट। मतलब आप गेम को छोड़ के चलो, आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए आप खेल रहे हो, उसके लिए भी अगर आप 3-4 घंटे आपको देना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आप मतलब कैसा है। एक्चुअली हर पर्सन की अपनी एक हॉबी होती है। कुछ लोगों को जिम जाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अपना वॉकिंग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रनिंग अच्छा लगता है। वैसे ही है कुछ लोगों को टेबल टेनिस या बैडमिंटन ऐसा कुछ चूज़ कर लेते हैं। इंटरेस्ट क्या है आपकी चॉइस? डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है, आप क्या खेलना चाहो, इंटरेस्ट के हिसाब से क्या डेवलप कर रहे हो। नीरज जी और विनीता जी, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। आपने आईटी फील्ड के बारे में बताया, आपका स्विच कैसे हुआ टेबल टेनिस का, आप नेशनल खेलने गए आपने वो बताया। और विनीता जी कैसे आपने अपने मेडिकल इश्यूज से रिकवर करने के लिए टीटी को सिलेक्ट करा, जब आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो। आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। कोई भी जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो कैसे स्टार्ट करना है। तो जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा दोनों से। नीरज जी आप बताइएगा अगर कि मेरे को नेटवर्क सिक्योरिटी है एज ब्रॉड एस्पेक्ट कि मेरे को सिक्योरिटी फील्ड में ही जाना है, मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं इंस्पायर हो गया कि मेरे को सिक्योरिटी फील्ड में जाना है। तो अगर मैं ऐसा बिगनर हूँ तो मेरा ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और क्या क्या सर्टिफिकेशन वगैरह करना चाहिए, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताना। और विनीता जी आप मेरे को ये चीज़ बताना कि अगर आपकी एज ग्रुप में कोई टेबल टेनिस अभी स्टार्ट कर रहा है, या आपसे यंगर भी, मतलब जैसे मैं हो गया है, मेरे से छोटा भी कोई हो अपने एज ग्रुप में वो स्टार्ट कर रहा है, तो उसे स्टार्ट करने का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। बट पहले नीरज जी आपसे पूछा था तो आप ही बताइए आईटी इंडस्ट्री वाला ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए सिक्योरिटी फील्ड में। बहुत सिंपल है। आप वेंडर स्पेसिफिक किसी सर्टिफिकेशन को कर लीजिए, बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट एटलीस्ट निकाल लीजिए।
तो फिर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा किसी कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए। फिर उसके बाद आपका जब एंट्री हो जाएगी फिर तो आप एक्सपर्ट लेवल जा सकते हो। बट आप फर्स्ट प्लान करिए कि हाँ ठीक है, मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है, मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी के इस डोमेन में जाना है। अच्छा। उस डोमेन स्पेसिफिक में फिर वेंडर किस पर्टिकुलर वेंडर, मान लीजिए आप किसी फायरवॉल का प्लान करते हो कि चलो ठीक है, पालो अल्टो नंबर 1 है, कोई दूसरा वेंडर नंबर 2 है, तीसरा है सिस्को है, चौथा है ये। किसी एक का पालो अल्टो का आप पिक कर लोगे, उसका एक सर्टिफिकेट करके आप चले जाओगे कि ठीक है चल मेरे को पालो अल्टो मैंने लैब में ही काम करा हुआ है, तो वो आपके एक्सपीरियंस, वो आपकी नॉलेज के बेस पे आपको एंट्री आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो ये हो गया एक सर्टिफिकेशन करना सबसे पहले हमें, कौन से वेंडर से करना है हमें ये ध्यान रखना है, और कौन सी स्पेसिफिक फील्ड का करना है ये ध्यान रखना है। वो आपको डिसाइड करना, बट आप उसी हिसाब से फिर आपको फीचर आपका वैसे ही है। आप ये बता दीजिए अपने टेबल टेनिस खेलने का हमारा ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, अगर आपकी एज ब्रैकेट से कोई स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई यंगर जनरेशन का भी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है या फिर कर चुका है और वो चाहता है कि मैं प्रोग्रेस करूँ अपने करियर में एज एथलीट, तो उसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि किसी को अगर स्टार्ट करना है, कोई छोटा बच्चा है तो आई थिंक 5 to 6 ईयर्स का अगर कोई है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टेबल टेनिस। या कोई और भी है, अगर नॉट टेबल टेनिस किसी और भी उसमें जाना है आपको गेम में, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। तो उस टाइम बच्चों को मेंटली और फिज़िकली जो भी सिखाया जाता है उसके लिए बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत मतलब जो बच्चों को कहते हैं कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उनकी जो मसल्स हैं और वो है उसी हिसाब से वो डेवलप हो जाती हैं। उनको जो उनका स्ट्रोक्स है, जो भी आपको टेक्निकली सिखाना चाह रहे हैं कोई, और बेस्ट थिंग है कि आप उसके लिए प्रोफेशनली एक ट्रेनिंग लें। एक जो भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं आप उसमें जाएं, वहीं से आप प्रॉपर कोचिंग लें अगर आपको प्रोफेशनली किसी गेम में जाना है तो। रही मेरे एज ग्रुप में, अगर मेरे एज ग्रुप में कोई जाना चाहता है तो मैं उनको भी यही एडवाइस दूंगी कि वो भी अगर देख रहे हैं तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि आप भी एक प्रॉपर कोचिंग उस इंस्टीट्यूट में जाएं, वहीं से ट्रेनिंग लें इफ़ यू वांट टू प्ले प्रोफेशनली। अगर वैसे ही खेलना है देखो तो डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो आप कहीं सोसाइटी में भी खेल सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे भी अच्छा करना है, अगर मेरे से कोई इंस्पायर हो रहा है देख के हो सकता है कोई हो जाए तो अगर कोई मेरे से इंस्पायर होकर खेलना चाह रहा है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर में जाएं, वहाँ से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें, फिर उसके बाद अपना खेलना शुरू करें अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने और दोनों ने आपने ब्लूप्रिंट भी बता दिया अपने अपने करियर पाथ में कैसे रहना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू नीरज जी, मेघना जी, आप आए, अपना वैल्यूबल टाइम दिया, आपने बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें बताई हमारे गेस्ट को। अब सवाल आपसे है, आप अपनी लाइफ में किस नए स्किल या किस नए स्पोर्ट्स से अपनी लाइफ रिबूट करना चाहेंगे? अगर इस रॉ डेटा ड्रिवन वैल्यू ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया है तो द राइजिंग ब्लूप्रिंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आयुष लांबा, कीप बिल्डिंग एंड कीप राइजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द राइजिंग ब्लूप्रिंट। मिलते हैं नए एपिसोड में।